हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो तक हमने अणुसंख्यक गुणधर्म जो थे हमारे वो चारों के चारों पढ़ लिए थे। कौन कौन से थे? एक तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ठीक है ना, यहाँ तक हमने कर लिया था। आज अपने इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक लेके हम आ गए हैं जिसका नाम है असामान्य आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ज़्यादातर सवाल वगैरह जो बनते हैं अपने वो इस टॉपिक से और वांट ऑफ गुणांक जो है जिसमें आपको मैं आगे बताऊंगा वहाँ से बनेंगे अपने। तो शुरू करते हैं, असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जिन्होंने पहले अपने अणुसंख्यक गुणधर्म वाले जो वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख के फिर इस पे आना तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, वो वीडियो की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप उन वीडियोस को देख लें। फिर अपन इसके आगे चर्चा करते हैं यहाँ पर कि असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो इधर समझना कि क्या होता है कि जैसे कि आपने वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र निकाला, ठीक है, उसके बाद आपने हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब के सभी के सूत्र निकाले थे। आपको पता होगा सभी सूत्रों के अंदर हमने जो निकाला था वो सूत्र किसका निकाला था? MB का। MB क्या था? विलेय का अणुभार। जो आप विलेय डालते हो उसका अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने MB का सूत्र निकाला था सभी के अंदर, आपको याद भी होगा ये। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी हम अणुसंख्यक गुणधर्म से विलेय का अणुभार निकालते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो जल में जाकर क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। मतलब जैसे कि आपने क्या लिया? आपने लिया NaCl। समझना इधर, क्योंकि अगर आपने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? जो अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब इधर समझना, जैसे कि मैंने NaCl लिया और NaCl के कितने कण लिए? 100 अणु लिए मैंने NaCl के और उसको जल में डाल दिए। ठीक है, तो जल में डालने पर क्या हो रहा है कि NaCl जो होता है वो उसका आयनन हो जाता है। मतलब NaCl जो है वो Na+ और Cl- के अंदर जाके क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो अंदर जाके तो क्या हो गया? 100 तो Na+ और 100 Cl- बन गए। मतलब आपने लिए तो 100 थे पर अंदर जाके कुल अणुओं की संख्या कितनी हो गई? 200 हुई। तो फिर क्या होगा? अणुसंख्यक गुणधर्म भी बदल जाएंगे आपके, क्योंकि वो तो अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। और हम क्या कर रहे थे? हम सूत्र के हिसाब से जब गिनते हैं तो हमने जो उत्तर निकाला वो तो 100 के हिसाब से निकाला, पर एक्चुअल जो आंसर आना चाहिए था वो 200 के हिसाब से आना चाहिए था। तो क्या होता है? जितना अणुभार उस यौगिक का होना चाहिए उतना हमें प्राप्त नहीं होता है, हमें अलग प्राप्त होता है। जैसे कि NaCl का अणुभार मान लो 58.5 होना चाहिए था, पर हमें मिलता है जब हम उस सूत्र से हल करेंगे तो हमें उसका आधा ही प्राप्त होता है। ठीक है, किसी का हमको 1/3 प्राप्त हो जाएगा, किसी का हमको 1/5 प्राप्त हो जाएगा। इसी अणुभार को हम कह रहे हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। और ये असामान्य आणविक द्रव्यमान हमें क्यों प्राप्त हो रहा है? वो इसीलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि जब आप विलयन बनाते हो तो अंदर जाके उनका या तो आयनन हो जाता है या फिर क्या हो जाता है? संगुणन। मतलब या तो वो टूट जाते हैं या फिर कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कणों की संख्या जो हो जाती है वो बदल जाती है। और कणों की संख्या बदल जाएगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको NaCl का उदाहरण लेके समझा ही दिया, क्योंकि NaCl में क्या होता है कि NaCl में अगर आप एक पार्टिकल लेते हो तो अंदर जाके कितने बन जाते हैं? 2। तो इसका जब आप अणुभार ज्ञात करोगे तो अणुभार जो है वो जितना होना चाहिए था उसका कितना आएगा? आधा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने लिया कैल्शियम क्लोराइड, तो एक कैल्शियम क्लोराइड लोगे तो अंदर जाके कितने में टूट जाएगा? वो 3 के अंदर। क्यों? क्योंकि एक तो कैल्शियम और क्लोरीन कितने मिलेंगे? 2। तो एक कैल्शियम क्लोराइड से अंदर कितने बन रहे हैं? 3। तो आप 100 लोगे तो 300 हो जाएंगे। तो इसका अणुभार जो मिलना चाहिए था उसका कितना मिलेगा आपको? 1/3 भाग। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि एक मैं ये कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ K4FeCN6। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर, तो ये जो K4FeCN6 है अगर आपने इसका एक अणु लिया है तो अंदर जाके आपको इसके कितने मिल जाएंगे? 5। 4 तो पोटेशियम और एक ये आपका आयनन मंडल। ठीक है, समन्वय मंडल। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो आगे आयनित नहीं होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे उप सहसंयोजक यौगिक वाले पार्ट के अंदर, तब मैं आपको समझा दूंगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इसका अणुभार आपको जो मिलना चाहिए था उसका कितना मिलेगा? 1/5 भाग। मतलब हम जो उत्तर निकाल रहे हैं वो सही नहीं हो रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि एक्चुअल तो ये आना चाहिए था। तो इसे सही कैसे किया जाए, इस असामान्य अणुभार जो है उसे सही कैसे किया जाए, उसके लिए एक नया फैक्टर आया था जिसका नाम है वान हॉफ गुणांक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान से समझना, वीडियो में अंत तक बने रहना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वान हॉफ गुणांक जो है उसको हम आई से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये वान हॉफ गुणांक क्या करता है, ये वान हॉफ गुणांक जो है वो आपके सूत्र के अंदर जो ये परिवर्तन आ रहा है उसको सही करने का काम करेगा। पर उसको निकालेंगे कैसे, वही चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल सभी बोर्ड पर ध्यान देना, वान हॉफ गुणांक कैसे निकालते हैं। तो वान हॉफ गुणांक निकालने का जो सूत्र होता है वह होता है I बराबर प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। बिल्कुल टेंशन मत लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सूत्र हो गया आपके याद रखने के लिए, परीक्षा में पूछ ले कि वान हॉफ गुणांक कैसे निकालते हैं, सूत्र लिखो, तो ये लिख के आ जाना, ठीक है। पर अपन जो निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, इधर देखना, आई निकालने का जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, आयनन या फिर संगुणन के पश्चात कुल अणुओं की या मोलों की संख्या बटे आयनन या संगुणन के पूर्व कुल अणुओं की संख्या। देखो बच्चों, अगर आप नोट्स बना रहे हो साथ में तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स साथ में लिखते रहना, ठीक है, और समझते भी रहना। तो मैं क्या कह रहा हूं, आई हम कैसे निकालेंगे कि आयनन या संगुणन के बाद अणुओं की संख्या कितनी है वो, और आयनन या संगुणन के पूर्व अणुओं की संख्या कितनी थी वो, इससे हम क्या गिन लेंगे, वान हॉफ गुणांक आई का मान। और आई कैसे करेंगे, तो जितने भी सूत्र हैं आपके, जैसे कि आपको पता होगा कि पाई इज इक्वल टू CRT, ये सूत्र किसका था, आपका परासरण दाब ज्ञात करने का। पर जैसे ही उसने प्रश्न में बोल दिया कि इतने प्रतिशत आयनन हो रहा है, हमारा जो यौगिक है वो अंदर जाके टूट रहा है या फिर वो संगुणित हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस सूत्र के आगे क्या लगा देंगे, आई। जितने भी सूत्र है ना आपके चारों, एक तो किसका हो गया, हिमांक में अवनमन का, क्वथनांक में उन्नयन का, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का और परासरण दाब, चार सूत्र जो हैं उन सूत्र तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। उसके आगे आपको किसका गुणा कर देना है, आई का। और आई का मान कैसे निकालेंगे, वो यहाँ से। बाकी सारी चीजें तो जैसी है वैसी की वैसी रहेंगी जो अपन ने पहले पढ़ ली, बस नया क्या करना है आपको, उसको आई के साथ गुणा करना है, ठीक है। और आई का मान कैसे आएगा उसको इधर समझते हैं अपन। तो शुरू करें अपन एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ NaCl का, तो सभी बच्चों ध्यान से समझना, NaCl जो है उसका आई का मान वगैरह कैसे निकालेंगे अपन वो। जैसे कि मैंने क्या लिया, NaCl, समझना इधर, NaCl का जब आयनन होगा तो वो किस में टूटेगा, Na प्लस और साथ में Cl माइनस, हाँ है ना। समझो इधर, प्रारंभ में मान लो कि NaCl के कितने मोल थे आपके पास, एक, मतलब अभी आपने NaCl का 1 मोल लिया है जिसको अभी जल में डाला नहीं है। प्रारंभ में आपके पास NaCl का 1 मोल है, ठीक है। तब Na प्लस और Cl माइनस कितने होंगे, 0 0, क्योंकि अभी तो NaCl ही है, उसको डाला ही नहीं है अपन ने, तो वो टूटा ही नहीं है, ठीक है। अब क्या किया, जैसे ही NaCl को आपने जल में डाल दिया, मान लो NaCl के अल्फा मोल जो हैं वो क्या हो गए, आयनित हो गए। मतलब जैसे कि 100 लिए थे, 100 में से 99 टूट गए या फिर 95 टूट गए, ठीक है। तो 100 में से आपने 1 लिया, 1 में से मान लो कितने जो हैं वो आयनित हो गए, अल्फा। अगर अल्फा मोल आयनित हो गए तो Na प्लस भी कितने बनेंगे, अल्फा, और Cl माइनस भी कितने बनेंगे, अल्फा, ठीक है ना। क्योंकि इसके 1 मोल टूटता तो ये भी 1 और ये भी 1 बनता,
है ना। अगर आप 100 लेते हो तो 100 ये और 100 ये बनते हैं। एक में से अगर अल्फा टूटेगा तो Na+ भी कितना बनेगा, अल्फा, और Cl- भी कितना बनेगा, अल्फा। ठीक है, अब इधर समझो, अब अपन को क्या गिनना था, आई का मान कैसे निकालते हैं। अभी मैंने सूत्र लिखा पीछे कि आयनन के पश्चात कुल अणुओं की संख्या बटे आयनन से पहले कुल अणुओं की संख्या। तो यहां पर आयनन हो चुका है, तो आयनन के पश्चात कुल अणुओं की संख्या कितनी है, देखो 1 माइनस अल्फा प्लस ये अल्फा प्लस अल्फा, ये आयनन के पश्चात अणुओं की संख्या हो गई। और आयनन के पहले अणुओं की संख्या कितनी थी, 1, तो लिख दिया बटे 1, है ना। अब ये प्लस अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया, कट गया, तो आपके पास क्या बचा, आई का मान 1 प्लस अल्फा बटे 1। बटे में 1 नहीं लिखोगे तो चलेगा, मतलब आई का मान क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, और ये अल्फा क्या है, अल्फा जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन स्थिरांक। ठीक है, और अल्फा का मान कैसे होता है इधर समझना, मैं आपको समझा देता हूं अभी, कि अगर मान लो 100% आयनन हो रहा है, मतलब जितना भी आपने यौगिक लिया है वो सारा के सारा आयनन हो रहा है, तब अल्फा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1। जितना भी आयनन बोलते हैं, आपको परीक्षा में मैं प्रश्न भी करके बता दूंगा एक आपको, जैसे कि 90% आयनन हो रहा है तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 0.9। आपको बोल देंगे जैसे कि 55% आयनन हो रहा है तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 0.55। इस तरह से अल्फा का मान लिखेंगे अपन। आगे बात समझ में, तो मतलब अगर अपन मान लेते हैं यहाँ पर कि आयनन जो है वो कितना हो रहा है, 100%, 100% आयनन हो रहा है, मतलब जितने NaCl लिए थे सारे के सारे टूट गए। 100% आयनन हो रहा है मतलब अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 1। तो इस अल्फा की जगह मैं क्या रख दूंगा, 1। जैसे अल्फा की जगह 1 रख दूंगा तो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो आई का मान क्या आ गया, 2। तो इस सूत्र में फिर आई का मान जो 2 है वो रख दो, बाकी सारी चीजें तो जैसे थी वैसे वैसे रखेंगे और हमें हमारा जो मान है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इस बार जो अनुभार मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, बिल्कुल करेक्ट। क्यों, क्योंकि जितना आयनन या संगुणन हो रहा है उसको हमने इस आई के माध्यम से गिन लिया है। ठीक है, एक और उदाहरण करते हैं, चलो मैं आपको 1-2 उदाहरण और समझा देता हूं, उसके बाद फिर आपको एक सवाल भी हल करके बता देता हूं, ताकि आपको और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे आई का मान निकालते हैं। वापस से समझना, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया है वो, मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, आई का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए। ठीक है, चलो अब की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक है, अब इधर देखो CaCl2 का जब आयनन होगा तो किस में टूटेगा, एक तो ये बनाएगा कैल्शियम +2, Cl-1 होता है, 2 Cl है तो यहाँ प्लस का 2 आएगा। ठीक है, और कितने क्लोरीन निकलेंगे, 2 Cl- निकलेंगे, है ना। ठीक है, अब इधर समझो, प्रारंभ में मानो इसके कितने मोल थे, 1, तब इनके मोल कितने होंगे, 0 और 0, क्योंकि अब ये टूटा ही नहीं है। ठीक है, अब क्या मानते हैं अपन कि मान लो जैसे जल में डाला तो इसके कितने मोल आयनित हो गए, अल्फा। 1 में से अल्फा मोल का क्या हो गया, आयनन। अगर अल्फा मोल आयनित हो गए तो कैल्शियम भी कितने बनेंगे, अल्फा, और क्लोरीन कितने बनेंगे, 2 अल्फा, क्योंकि एक कैल्शियम क्लोराइड से 2 क्लोरीन निकलते हैं। तो अगर एक अल्फा टूटेगा तो यहां अल्फा कितने बनेंगे, 2 अल्फा, है ना। अब आपको क्या निकालना है, आई का मान। ठीक है, तो आयनन के पश्चात कुल कणों की संख्या कितनी है, तो ये रही आपके सामने, कितनी है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा बटे 1। गए दोनों, प्लस अल्फा माइनस अल्फा, तो आई बराबर क्या रह गया, 1 + 2 अल्फा बटे 1 है वो तो चलेगा, बस आ गया आई की वैल्यू। अब जो भी आपको बोल रखा है कि मान लो 100% आयनन हो रहा है तो अल्फा की जगह क्या रख देना, 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो आई का मान क्या आ जाएगा, 3। आपको बोला 50% आयनन हो रहा है तो अल्फा की जगह 0.5 रख देना। ठीक है, तो वो मान रखोगे और आपको क्या मिल जाएगा, आई का मान। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या है और ये वान ठाप गुणांक कैसे निकालते हैं। चलो मैं आपको एक प्रश्न हल करके बता देता हूँ आपकी बुक का ही। ठीक है, सवाल का, तो मैं सवाल लिख के आपके सामने, प्रश्न है K4FeCN6 का, ठीक है ना, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इधर देखना, आपको क्या दे रखा है, K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6 का जो विलयन है वो कितने मोल का है,
0.1 मोलरता का विलयन लिया हुआ है। ठीक है, आपको विलयन की मोलरता दे रखी है कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड आपको क्या दे रखा है, तापमान। और पूछा क्या है कि इसके आपको परासरण दाब ज्ञात करो, परासरण दाब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आर का मान तो दिया हुआ होगा आपको 0.0821, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये तो दिया हुआ होता है आर का मान। तो सवाल समझना इधर, ठीक है। और हाँ, और क्या बोला है कि इस K4FeCN6 जो है उसका आयनन होता है विलयन के अंदर, और आयनन कितना होता है, 46%, ये चीज़ है। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से समझते हैं अपन कि हम कैसे निकालेंगे इसका परासरण दाब। मेरे सामने देखना सारे के सारे, परासरण दाब निकालने का सूत्र क्या था, पाई इज इक्वल टू CRT, ये लास्ट वीडियो में पढ़ा अपन ने, हाँ है ना। C का मतलब क्या है, सांद्रता, सांद्रता आपको दे रखी है। R मतलब क्या है, गैस स्थिरांक, R का मान भी दे रखा है। T मतलब क्या है, तापमान, तो तापमान भी आपको दे रखा है। नया क्या हो गया इसमें आपको दे दिया कि विलयन का आयनन कितना प्रतिशत हो रहा है, 46%। आयनन हो रहा है ऐसा शब्द आ गया, या फिर संगुणन हो रहा है ऐसा शब्द आ गया, तो आपको इस सूत्र का गुणा किससे कर देना है, I से। तो अब अपना सूत्र क्या हो गया, पाई इज इक्वल टू ICRT। अब देखो C का मान, R का मान और T का मान तो हमारे पास है, निकालना किसका है, I का, जो अभी अपन ने सीखा है कैसे निकालते हैं, तो मैं निकाल के बताता हूँ आपको। ठीक है, तो क्या दे रखा है अपन को, K4FeCN6, तो मैं लिख देता हूँ ये K4FeCN6। ठीक है, जैसे ही इसका आयनन होगा तो क्या मिलेगा, 4 तो पोटेशियम मिलेंगे हमको, ये क्योंकि जब ये टूटेगा अंदर जाके तो 4 पोटेशियम और 1 ये पूरा मिलेगा आपको, FeCN6-4। ठीक है, अब देखना शुरू में हमने इसके कितने मोल लिए थे, 1, तब ये कितने होंगे, 0,0। जैसे इसमें से अल्फा मोल वियोजित होंगे, ठीक है ना, इसमें अल्फा निकलेंगे तो यहाँ कितने बनेंगे, 4 अल्फा, और ये कितना बनेगा, अल्फा, जैसा अपन ने सीखा अभी। ठीक है, तो I का मान कैसे निकालेंगे, पश्चात आयनन के पश्चात कुल अणुओं की संख्या कितनी है, 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, और पहले कितनी थी, 1, ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट गया, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस 4 अल्फा आ गया। अब समझो इधर आपको क्या दे रखा है, आयनन कितना हो रहा है, 46%, 46% आयनन हो रहा है, मतलब अल्फा का मान कितना आ गया, 0.46, है ना। अब इस अल्फा की जगह 0.46 रखना है आपको, तो I बराबर 1 प्लस 4 और यहाँ पर 0.46 रख दिया अपन ने। अब 4 का गुणा कर देना 0.46 के अंदर, और उसको क्या जोड़ देना उसके अंदर, 1। ठीक है, इसका गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 1.84, और उसके अंदर 1 जोड़ोगे तो I का मान क्या आ जाएगा, 2.84 मिल गया I का मान। अब इस I के मान को हम क्या रख देंगे, इस सूत्र में यहाँ पर, हाँ है ना। ठीक है, नोट कर लेना, मैं इधर साफ कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, सूत्र हमारे सामने था, पाई इज इक्वल टू ICRT, I का मान कितना आ रहा है, 2.84, C कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता कितनी दे रखी है, 0.1, R का मान कितना है, तो ये रहा 0.0821, और टेम्परेचर तापमान कितना है, 27 डिग्री, इसको केल्विन में बदलोगे, 273 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन, हाँ है ना। ठीक है, फिर इसको हल कर देना, वो आपका काम है। ठीक है, जैसे इसमें पूरा गुणा भाग आप कर दोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 6.98 वायुमंडल, ये मिल गया हमको परासरण दाब, जो पूछा था वो बिल्कुल सूत्र बहुत सिंपल था, सारी चीजें आपको दे रखी थी, खाली नया क्या डाला था उसने, ये आयनन, और वो कैसे निकालते हैं 1/2 गुणांक से, जो मैंने आपको समझा दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अंदर लिख के बता देना, तो मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको और सवाल वगैरह के वीडियोस चाहिए तो भी मुझे लिख देना, तो मैं एक वीडियो जो है वो खाली सवालों के ऊपर भी बना दूंगा। ठीक बच्चों, तो अगले वीडियो के अंदर हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।